उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कोलागढ़ के नवनिर्मित भवन और आवासीय छात्रावास का किया लोकार्पण। सीएम धामी ने स्मार्टशाला टीवी डिवाइस साथ ही स्पोकन इंग्लिश कार्यक्रम का भी किया शुभारंभ। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नाबार्ड की तरफ से आयोजित स्टेट क्रेडिट सेमिनार में किया प्रतिभाग। सीएम धामी ने नाबार्ड की तरफ से तैयार किए गए स्टेट फोकस पेपर 2023-24 का किया विमोचन। उत्तराखंड में हाईकोर्ट के आदेश के बाद हल्द्वानी के रेलवे भूमि में अतिक्रमणकारियों से भूमि खाली कराने की तैयारियां शुरू। एसडीएम और अधिकारियों ने अतिक्रमण क्षेत्र का किया निरीक्षण। मसूरी में मचा हड़कंप, एक घर में लगी अचानक आग। आग से घर में रखा सारा सामान जलकर हुआ खाक। स्थानीय लोगों की मदद से फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। और रामनगर में युवक ने गोली मारकर की आत्महत्या। युवक ने पारिवारिक कलेश के चलते की आत्महत्या। मामले में आगे की जांच पड़ताल जारी। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोड़ा और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। तो बुलेटिन में रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कोलागढ़ के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण और नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावास झूड़ीपानी का लोकार्पण किया है। आपको बता दें कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावास कोलागढ़ और इसके साथ ही कस्तूरबा गांधी आवासीय छात्रावास कोरबा के शिलान्यास के साथ शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए स्मार्टशाला टीवी डिवाइस और इसके साथ ही स्पोकन इंग्लिश कार्यक्रम का भी उन्होंने शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कोलागढ़ का नाम पूर्व विधायक श्री हरवंश कपूर के नाम से किए जाने की घोषणा भी की और इस अवसर पर उन्होंने संपर्क स्मार्टशाला टीवी और इसके साथ ही डिवाइस के माध्यम से चल रही कक्षाओं का अवलोकन किया। इसके साथ ही छात्राओं से उन्होंने संवाद भी किया। इस बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार के लिए राज्य सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। समाज के गरीब और वंचित वर्गों के लिए भी शिक्षा के लिए पूरे अवसर मिले, इसके लिए राज्य में जहां भी आवासीय छात्रावास बनाने की आवश्यकता होगी, इस दिशा में तेजी से प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि देश आजादी के अमृत महोत्सव में प्रवेश कर चुका है और आने वाले 25 साल भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने हैं। हमारे ननिहाल भारत का भविष्य है कि इनको अच्छी शिक्षा और साथ ही संस्कार मिले, ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उनके नेतृत्व में भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी प्रस्ताव रखे जाते हैं उन पर गंभीरता से सुनवाई भी होती है और साथ ही फैसले भी लिए जाते हैं। साथ ही ये भी उन्होंने कहा कि भारत 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है। ये देश के लिए लोकल फॉर ग्लोबल को बढ़ावा देने का एक अच्छा अवसर है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सुभाष रोड देहरादून स्थित एक होटल में नाबार्ड की तरफ से आयोजित स्टेट क्रेडिट सेमिनार 2023-24 में प्रतिभाग किया। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी का लोगों ने जोरदार स्वागत किया और इस अवसर पर सीएम धामी ने नाबार्ड की तरफ से तैयार किए गए स्टेट फोकस पेपर 2023-24 का विमोचन किया। नाबार्ड की तरफ से वर्ष 2023-24 के लिए उत्तराखंड राज्य के लिए प्राथमिकता क्षेत्र में 30,301 करोड़ रुपए की ऋण संभाव्यता का आंकलन भी किया गया है, जो बीते सालों की तुलना में 6.22% अधिक है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नाबार्ड का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उत्तराखंड में कृषि, बागवानी और लघु और इसके साथ ही मध्यम क्षेत्र के उद्योगों के विकास के लिए इस साल करीब 30,000 करोड़ रुपए से अधिक की ऋण योजना तैयार की जा रही है, जो पिछले साल की तुलना में 6.22% अधिक है। ये हमारे किसानों, बागवानी और छोटे छोटे उद्योगों के
उद्योगों में लगे लोगों की आजीविका बढ़ाने में कारगर साबित होगा। इसके साथ ही सीएम धामी ने कहा कि इस ऋण व्यवस्था को की सही प्रकार से निगरानी और पारदर्शिता की आवश्यकता होगी, ताकि जरूरतमंद लोगों को ऋण लेने में कोई परेशानी ना हो, आमजन योजनाओं का पूरा लाभ ले सके। साथ ही ऋण को सही जरूरतमंद और योग्य लोगों तक सरलता से पहुंचाने में सबसे बड़ी भूमिका बैंकों की है। बैंकों को ध्यान देना होगा कि जरूरतमंद और योग्य लोगों को ऋण संबंधित औपचारिकताओं के लिए अनावश्यक ना भटकना पड़े। इसके लिए बैंकों को मिशन मोड पर काम करना होगा। नाबार्ड की इस ऋण योजना के आवंटन के लिए प्रत्येक बैंक ब्रांच को एक निश्चित टारगेट के साथ काम करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी प्रस्ताव रखे जाते हैं उन पर गंभीरता से फैसले भी लिए जाएंगे। उत्तराखंड के हल्द्वानी में हाईकोर्ट के आदेश के बाद हल्द्वानी के रेलवे भूमि से लगे 78 एकड़ भूमि पर काबिज 4365 अतिक्रमणकारियों से भूमि खाली कराने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। आपको बता दें कि रेलवे प्रशासन और जिला प्रशासन अतिक्रमण हटाने के लिए सभी तैयारियों में जुट गए हैं और इसी के तहत रेलवे और जिला प्रशासन ने अतिक्रमण क्षेत्र का निरीक्षण करते हुए कार्य योजना भी तैयार की है, जिससे कि अतिक्रमण हटाने के दौरान किसी तरह की कोई कानून व्यवस्था खराब ना हो। और साथ ही एसडीआरएम रेलवे विवेक गुप्ता, हल्द्वानी एसडीएम मनीष कुमार सहित रेलवे और सिविल पुलिस ने अतिक्रमण क्षेत्र का निरीक्षण करते हुए कहा कि अतिक्रमण हटाने के दौरान किसी तरह की कोई कानून व्यवस्था खराब हो, इसके अलावा रेलवे संपत्ति को किसी तरह का नुकसान नहीं हो, इसको देखते हुए व्यवस्थाओं को ठीक रखा जा रहा है। और साथ ही एसडीएम मनीष कुमार ने बताया कि हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अतिक्रमण कार्यों को हटाए जाने की कवायद शुरू हो चुकी है और इसके साथ ही सार्वजनिक सूचना जारी करते हुए भी ये कहा गया है कि अनाउंसमेंट के माध्यम से अतिक्रमणकारियों को जल्द से जल्द अतिक्रमण खाली करने की सूचना भी प्रसारण की जा रही है, जिससे कि जल्दी से जल्दी वहां पर अतिक्रमणकारियों ने जो कब्जा किया हुआ है उसे मुक्त किया जा सके। और इसके साथ ही ये अपील भी की जा रही है कि 1 सप्ताह के भीतर में अपने अतिक्रमण को स्वतः हटा ले, नहीं तो उनके अतिक्रमण हटाने का उसे खर्च भी वसूला जाएगा। गौरतलब है कि हाईकोर्ट में अतिक्रमण भूमि पर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट ने रेलवे भूमि पर बसे 78 हेक्टेयर भूमि पर काबिज 4365 अतिक्रमणकारियों को हटाने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद रेलवे विभाग, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के सहयोग से अतिक्रमण हटाने की तैयारियां की जा रही हैं। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा एक आदेश दिया गया है और उस आदेश का अनुपालन कितने प्रभावी तरीके से और अच्छी प्रकार से हो, उसके लिए रेलवे के साथ एक समन्वय बैठक थी और उसमें निरीक्षण भी किया गया है पॉइंट्स का और पूरे स्थल को देखा भी गया है। उसी के संबंध में एक बैठक थी, कैसे आदेश का अनुपालन उचित प्रकार से किया जाए। और या मुनादियों सब चीज़ें कैसे हो रही, कैसे? देखिए, माननीय न्यायालय के द्वारा सार्वजनिक सूचना नोटिस दिए जाने की बात थी और उसमें आप देख रहे होंगे कि लाउड स्पीकर से भी सूचना प्रसारित की जा रही है, पेपर में भी पब्लिकेशन किया गया है और साथ ही अगर मुनादी की आवश्यकता है तो मुनादी भी कब कराई जाएगी। देखिए, ये डेट यहाँ पर बताना उचित नहीं है। हाँ, लेकिन खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के मसूरी में उस समय हड़कंप मच गया जब मसूरी में एक निजी स्कूल के पास एक घर में अचानक से आग लग गई। आपको बता दें कि आग की लपटें इतनी ज्यादा जबरदस्त थी कि देखते ही देखते घर में आग चारों ओर फैल गई। ये तस्वीरों से आप देख सकते हैं कि उस वक्त कैसा माहौल रहा होगा और ये आग इतनी ज्यादा भयानक लगी कि घर का सारा सामान जल करके पूरी तरीके से खाक हो गया है। आपको बता दें कि आग की लपटें काफी ज्यादा जबरदस्त बताई जा रही थी और आग चारों तरफ फैल चुकी थी, जिससे घर में रखा सारा सामान जल करके खाक हो गया। और वहीं गनीमत ये रही कि आग लगने के समय पर कोई भी व्यक्ति घर में मौजूद नहीं था। वहीं मामले की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम को दी और वहीं मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की टीम ने ग्रामीणों के साथ मिलकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने की सूचना मिलते ही प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची और नुकसान का जायजा भी लिया गया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस और फायर सर्विस के अधिकारी आग लगने के कारणों की जांच कर रहे हैं। वहीं मसूरी भाजपा मंडल अध्यक्ष मोहन पाल ने कहा कि जल्द पीड़ित परिवार को उचित मुआवजे के साथ राशन और साथ ही अन्य जरूरत के सामान भी उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे कि पीड़ित परिवार को मदद मिल सके। और वही मामले में आगे जांच पड़ताल जारी है। इन तस्वीरों को देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी ज्यादा भयानक रही होगी। देखिए, घर का सारा सामान जल करके पूरी तरीके से खाक हो गया।
हालांकि सरकार की तरफ से मुआवजे का ऐलान भी किया जा रहा है। पीड़ित परिवार की मदद करने की भी बात कही जा रही है और आग किन कारणों से लगी है ये भी स्पष्ट करने की कोशिश की जा रही है। इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल फिलहाल जारी है। जा रखा था 12:15 बजे करीबन मुझे सिक्योरिटी का फ़ोन आया कि आपके घर पे आग लग गई। मैं भाग के आया तो मेरा सारा सामान जल चुका था। मेरा पूरे मोहल्ले वाले आ रखे थे, सब ने पानी डालकर आग बुझाई। मेरा सब कुछ फायर सर्विस टाइम पे आ गई थी क्या? सर्विस आ गई और थी। आपके उससे सब कीमती पहले कागज सामान सब जल गया है? सब जल गया। कुछ नहीं बचा है? कुछ नहीं बचा। प्रशासनिक तौर पर कभी कोई पहुंचा आपके यहाँ? मेरे स्टाफ के सारे आए थे, मेरे स्टाफ के सारे आए। फायर ब्रिगेड भी पहुंच गई थी। मेरे मोहल्ले वालों ने पूरा मेरा साथ दिया। सामने जितने भी लेबर थी सबने मेरा साथ दिया। और जब तक सामान नहीं बच पाया? सामान नहीं बच पाया। परिवारजन कहाँ थे आपके उस समय? पर मेरे कुछ परिवार, मेरा अपना परिवार घर जा रखा था। मेरे भाई की फैमिली है मेरे साथ, वो भी आनी थी। घर बंद था, बगल में बैठी हुई थी तब तक सब। उत्तराखंड के रामनगर में उस समय हड़कंप मच गया जब देर रात रामनगर कोतवाली के अंतर्गत ग्राम उदयपुरी बंदोबस्ती पीरूमदारा निवासी के एक युवक ने खुद ही तमंचे से गोली चलाकर के आत्महत्या कर ली। घटना के बाद मृतक के परिजनों में जहां एक और कोहराम मचा हुआ है तो वहीं पुलिस भी मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। घटना के संबंध में कोतवाल अरुण कुमार दसैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि 37 वर्षीय कुलदीप सिंह का पारिवारिक विवाद चल रहा था। वही विवाद से वे काफी ज्यादा परेशान था। उन्होंने बताया कि कुलदीप सिंह ने सोमवार की देर रात घर में ही बताया जा रहा है कि तमंचे से गोली चला करके आत्महत्या कर ली, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। और वहीं इस मामले में पुलिस ने फिलहाल जांच पड़ताल शुरू कर दी है और उसकी शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया। फिलहाल मामले में आगे की जांच पड़ताल की जा रही है। आखिरकार किन कारणों की वजह से इस युवक ने खुदकुशी की, आत्महत्या कर ली, इस पूरे मामले की फिलहाल गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है। उदयपुरी बंदोबस्ती पीरूमदारा में कुलदीप नामक व्यक्ति जिसकी उम्र 37 साल है, उसने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। सबको पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, गोली जो मारी लाइसेंसी असले से मारी है या अवैध असले से? नहीं, अवैध तमंचा 315 बोर से उसने फायर करके आत्महत्या की है और इस संबंध में जो है आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। सर, क्या कारण है? पारिवारिक विवाद है, पारिवारिक समस्या है, टेंशन की वजह से उसने किया है। उत्तराखंड का छोटा सा पर सबसे अहम पड़ाव जोशीमठ। बात करें तो इन दिनों अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। लंबे समय से जोशीमठ मुंसाओं के कारण चर्चा का विषय भी बना हुआ है। स्थानीय लोगों के सामने जिंदगी जीने की जंग जीतने की चुनौती खड़ी हो गई है। जोशीमठ में भूदंसाव होने के कारण पर्यटन व्यवसाय भी बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। चीन सीमा से सटे चमोली जिले के इस इलाके में लगातार भूदंसाव हो रहा है, जिसके चलते स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। यहाँ 500 घरों में दरारें पड़ गई हैं, लोग डरे हुए हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उत्तराखंड के जोशीमठ क्षेत्र में हो रहे भूधसाव से लोगों को चौतरफा खतरा उत्पन्न हो गया है। यहाँ 500 घरों में दरारें पड़ गई है, लोग डरे हुए हैं। बता दें कि नगर के मनोहर बाग वार्ड में सबसे तेज भूधसाव हो रहा है। 20,000 से भी ज्यादा आबादी वाले जोशीमठ शहर में करीब 2,000 से ज्यादा लोग इस भूधसाव से प्रभावित हो रहे हैं। यहाँ कई घरों और गौशालाओं में दरारें आ गई हैं, जिससे लोगों में डर का माहौल है। साथ ही मकान और खेतों में दरारें आने के बाद अब हाई टेंशन लाइन के खंभे भी तिरछे हो गए हैं। इससे आसपास के घरों को खतरा पैदा हो गया है और साथ ही खेतों में लगाए गए माल्टे व सेब के पेड़ दरार गहरी होने के कारण गिरने शुरू हो गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि उनकी गौशाला में दरार पड़ने से उन्होंने गायों को अपने मकान में शिफ्ट कर दिया है और उनके घर के पास हाई टेंशन लाइन है। भूधसाव से हाई टेंशन लाइन के खंभे तिरछे हो गए हैं। इससे खंभे के आसपास के घरों को खतरा पैदा होता जा रहा है। नगर क्षेत्र में भूधसाव से प्रभावित मकानों को सही करने के लिए प्रशासन की ओर से गठित टीम ने अब तक 90 मकानों का सर्वे पूरा कर लिया है। तहसीलदार रवि शाह ने बताया कि सर्वे में तेजी लाने के लिए 2 टीमें बना दी गई है, जिससे जल्द सर्वे का काम पूरा किया जा सकेगा। वहीं जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदकिशोर जोशी ने बताया कि जोशीमठ में प्रभावित घरों के सर्वे का काम 20 जनवरी तक पूरा किया जाना है और टीम को सर्वे के कार्य में तेजी लाने के लिए कहा गया है। वहीं भूधसाव के कारण हाल ये है कि कई लोग अपने घरों को छोड़कर दूसरी जगहों पर शिफ्ट हो गए हैं।
मामले की गंभीरता को देखते हुए अब राज्य सरकार ने शहरों को भूधसाव से बचाने के लिए इंतजाम करने शुरू कर दिए हैं। इसके लिए सिंचाई विभाग को ड्रेनेज प्लान और इसकी डीपीआर बनाने के लिए कहा गया है। वहीं सीवर सिस्टम से जुड़े कार्यों को जल्द पूरा कराकर सभी घरों को सीवर लाइन से जोड़ने के निर्देश संबंधित विभाग को दिए गए हैं। नगर पालिका की ओर से भूधसाव को प्रभावित घरों के हर दिन का डाटा तैयार किया जा रहा है। जहां से भी मकान में दरारें आने की सूचना मिल रही है, वहां कर्मचारियों को भेजकर उनकी स्थिति को देखने के बाद ही सूची में दर्ज किया जा रहा है। नगर पालिका से मिले डाटा के अनुसार भूधसाव से प्रभावित मकानों की संख्या 586 हो चुकी है। दरअसल जोशीमठ उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित एक नगर है और यहाँ हिंदुओं की प्रसिद्ध ज्योतिष पीठ स्थित है। इतिहासकार बताते हैं कि यहाँ 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य जी को ज्ञान प्राप्त हुआ और बद्रीनाथ जी मंदिर के साथ ही देश के विभिन्न कोनों में 3 और मठों की स्थापना से पहले यही उन्होंने प्रथम मठ की स्थापना की थी। वहीं अब यहाँ भूधसाव हो रहा है तो ये बड़ी चिंता का विषय है। राज्य सरकार ने शहर को भूधसाव से बचाने के इंतजाम करने शुरू कर दिए हैं। दिक्कतें तो यही है कि मकानों में दरारें आ गई। वैसे थोड़ी थोड़ी दरार काफी समय से थी, लेकिन विगत 10 दिनों से बहुत ज्यादा भूस्खलन हो रहा है और हर रोज हल्के हल्के भूकंप के झटके भी आ रहे हैं। तो अभी 3 दिन पहले हमने महसूस किए, जिससे दरारें बढ़ रही हैं। तो बहुत सारे लोग मकान खाली करके चले गए। पर्यटकों के लिए शासन ने प्रतिबंध कर दिया। 2 होटल जो हमारे सामने हैं वहाँ पे यात्री नहीं ठहरे, लेकिन उसमें जो लोग रह रहे हैं, जो भूस्वामी है, उसके नीचे हैं हम लोग हैं। जो 500 कुछ परिवार आपदाग्रस्त, उन्होंने अति आपदाग्रस्त घोषित कर दिया। उनके विषय में शासन का क्या रवैया है, ये तो अभी स्पष्ट ही नहीं हुआ। सर, जब से ये एनटीपीसी का टनल बना सर तपोवन विष्णुगढ़, तब से जोशीमठ की ये स्थिति हुई। और मैं आजकल जो महसूस कर रहा हूँ सर, जब से हेलंग मारवाड़ी बाईपास का रोड कटिंग शुरू हुई सब, तब से बहुत परेशानी होगी, तब से ज्यादा महसूस किया जा रहा है। आज जोशीमठ में 570 के लोग 70 घर के लोग बेघर हो गए हैं। उन लोगों का क्या होगा, बड़ी तकलीफ की बात है, बहुत सोचनीय विषय है। मेरे ख्याल से तो त्वरित उन 574 लोगों का व्यवस्था कर देना चाहिए। लगभग जो ये हमारे यहाँ जो भूधसाव की प्रक्रिया पहले प्रारंभ हुई थी नवंबर के महीने में पिछले वर्ष, इसी महीने में उस समय बारिश नहीं थी, कहीं पर बारिश का कहीं नाम निशान नहीं था, मौसम साफ था। उसके बावजूद मकान लगातार जमीन के अंदर दरक रहे हैं, अंदर समा रहे हैं, कोई आगे की तरफ नहीं टूट रहे हैं, जमीन के अंदर ही समा रहे हैं। इसी वर्ष फिर नवंबर में लगभग नगर का 70% हिस्सा लगभग नगर का लगातार इस भूधसाव की चपेट में आ चुके हैं। लगभग हमारे 9 वार्ड हैं, 9 वार्डों कुछ वार्डों में तो लगभग बहुत ही भूधसाव हो रहा है। कुछ वार्डों में अभी प्रक्रिया शुरू हुई है, किंतु वहां वही प्रभावित होने की श्रेणी में आ चुके हैं। लगभग अभी कल तक का जो हमारा आंकड़ा था 574 मकान इससे प्रभावित हुए हैं। लगभग इन मकानों में लगभग 3000 आबादी निवास करती है। ये लोग प्रभावित की श्रेणी में रखे गए हैं। हम सरकार से हमने मांग की है, बीच में यहाँ पर जन आंदोलन किया था 24 तारीख को कि हमारा जो जोश में दरकने वाला, खिसकने असर समाप्त होने वाला है, इसको बचाइए। इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे द्वारा कल देहरादून माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात का समय मिला है। हमारे एक प्रतिनिधि जोशीमठ से निकल रहा है। हमारे स्थानीय विधायक राजेंद्र सिंह महाराज के नेतृत्व में 1 तारीख को उनसे मिलने का समय मिला है। सुदर्शन न्यूज से प्रीति झा की रिपोर्ट। उत्तराखंड के पौड़ी जिले के चौबट्टा खाल विधानसभा के नौगांव खाल ग्राम सभा में एक महिला पर गुलदार ने हमला कर दिया। आपको बता दें कि चौबट्टा खाल विधानसभा के नौगांव खाल ग्राम सभा आपादन में कुछ महिलाएं घर के पास ही घास काट रही थी, तभी अचानक गुलदार ने 2 महिलाओं पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं साथ ही घास काट रही महिलाओं के शोर मचाने पर गुलदार भाग गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने घायल महिलाओं को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं गुलदार के हमले को लेकर के ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि इस गांव में 4 गुलदार सक्रिय बने हुए हैं और ग्रामीण अपने घरों से बाहर आने में भी अब डर रहे हैं। बच्चों को स्कूल भेजने में भी डर लगता है। साथ ही ग्रामीणों ने वन विभाग से मामले की शिकायत कर क्षेत्र में पिंजरा लगवाने की मांग की है, जिससे कि गुलदार के आतंक से बचा जा सके। पाथर में जो है कि पुष्पा देवी वाइफ ऑफ राकेश रतूड़ी पे बाघ द्वारा जानलेवा हमला किया गया, जिस बाबत में आज हम उप जिलाधिकारी महोदय चौबट्टा खाल से मिले हैं। उनको हमने जो है कि माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया है, माननीय सांसद जी को ज्ञापन प्रेषित किया है और माननीय विधायक जी को ज्ञापन प्रेषित किया है।
स्थिति ग्राम सभा में ये बनी हुई है कि हमारी ग्राम सभा में पूर्व में विभाग द्वारा गंगा देवी पे हमला किया गया है। हम बार बार वन विभाग को सूचित करते हैं, वन विभाग की तरफ से खाना पूर्ति यहाँ पे की जाती है, भले वो पिंजड़ा लगाते देते हैं, उसके बाद उस पर गश्त वो करते नहीं है। दूसरा इसमें सबसे बड़ा मुद्दा ये जो बना हुआ है कि आज हमने जो लेटर दिया है वो इसी बाबत में दिया है कि इसमें तुरंत पिंजड़ा लगाया जाए और बाघ यहाँ से पकड़कर दूसरी जगह छोड़ दिया जाए। हमारी ग्राम सभा की यही मांग है, या तो हमें विस्थापित किया जाए, क्योंकि हम बार बार अपनी मांग सरकार शासन प्रशासन को दे रहे हैं, वन विभाग को दे रहे हैं, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। 2 बार पिंजड़ा लगा दिया गया है, उसमें एक भी बार जो है कि बाघ को बंद करने में, कैद करने में जो है कि वन विभाग असमर्थ रहा है। बार बार फ़ोन करने के बावजूद भी ये लोग जो है कि कोई इस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। बच्चे जो है कि हमारे स्कूल जाने में जो है कि हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, बच्चों को हम स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं। उत्तराखंड के रामनगर में ग्रामीणों की तरफ से बाबा खाटू श्याम की दूसरी निशान शोभा यात्रा नगर में निकाली गई। इस शोभा यात्रा में भारी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। शोभा यात्रा का शुभारंभ राम मंदिर से शुरू किया गया। शोभा यात्रा नगर के मुख्य मार्गों से गुजरते हुए भवानीगंज स्थित दुर्गा मंदिर प्रांगण में खाटू श्याम मंदिर में पहुंची, जहां पर बाबा खाटू श्याम की भव्य आरती, भजन व कीर्तन के बाद प्रसाद वितरण के साथ ही कार्यक्रम का समापन किया गया। शोभा यात्रा में श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखने को मिला, तो वहीं महिला श्रद्धालु बाबा के भजनों पर जमकर थिरकती हुई नजर आई हैं और साथ ही पूरे शहर का वातावरण श्याममय हो गया। शोभा यात्रा में बाबा का डोला भी आकर्षण का केंद्र रहा, तो वहीं कई स्थानों पर पुष्प वर्षा भी की गई और इस बीच शोभा यात्रा के दौरान ग्रामीणों में बेहद उत्साह देखा गया। इस समय उत्साह ऐसा लगा जैसे हम स्वयं खाटू श्याम मंदिर पहुंच गए हैं। और कहाँ से निकली यात्रा, क्या है कार्यक्रम ये है कि यहाँ से सब जने खाटू श्याम की झंडा लेके जा रहे हैं, मतलब इनका निशान लेके जा रहे हैं और ये खाटू श्याम जी का मंदिर जो भवानीगंज में है, वहाँ पर इस झंडे को उस मंदिर। उत्तराखंड में ठंड का कहर जारी है। पहाड़ से मैदान तक ठिठुरन ने लोगों की परेशानी और ज्यादा बढ़ा दी है। मंगलवार को भी प्रदेश के कई इलाकों में कोहरा छाया रहा। वहीं राजधानी देहरादून और मसूरी समेत कुछ इलाकों में हल्की धूप है। वहीं हरिद्वार में भी मौसम विभाग ने ठंड का येलो अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि ठंड के कारण सुबह के समय में हरिद्वार के अंदर की सड़कों और साथ ही हाईवे पर वाहन चालकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कड़ाके की सर्दी का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि बाजार देर से खुल रहे हैं और रात को समय से पहले ही बंद हो जा रहे हैं। हरिद्वार में अधिकतम तापमान 15 डिग्री और न्यूनतम 4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं ठंड से लोग कांपते हुए नजर आ रहे हैं। दिन के समय में लोग ठंड से बचाव के लिए अलाव और साथ ही ब्लोअर हीटर का सहारा लेते हुए नजर आए। वहीं कोहरे के कारण कई फ्लाइट्स भी विलंब हो गई हैं और वहीं सुबह जो घना कोहरा छाया रहता है उसके चलते हवाई यातायात भी काफी ज्यादा उस पर भी असर देखने को हमें मिल रहा है। साथ ही विजिबिलिटी कम होने से फ्लाइटें भी विलंब से पहुंची हैं। उत्तराखंड के मसूरी में देर शाम को माल रोड पर हथर बजाकर चलने वाले वीआईपी को महंगा कर दिया गया। आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि पुलिस की वीआईपी और सुरक्षा कर्मियों की गिरफ्तारी को लेकर के लोगों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई और साथ ही वीआईपी अपनी 5 गाड़ी के काफिले के साथ प्रतिबंधित समय पर माल रोड ग्रीन चौक पर पहुंचा, जहां पर वहां मौजूद लोगों की तरफ से होटल का प्रयोग करते हुए और साथ ही गाड़ियों की धीमी गति से चलने के लिए उनको बोला गया, जिस पर वीआईपी के सुरक्षा कर्मी उतरे और साथ ही वहां मौजूद लोगों से अभद्रता कर उसको मारपीट कर बंदूक दिखाने लगे, जिसके बाद घटना की सूचना मिलते ही मसूरी कोतवाल दिग्वाल सिंह कोहली पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे, जिसके बाद सीओ नीरज सेमवाल ने मौके पर पहुंचकर किसी तरीके से मामले को शांत कराया और साथ ही स्थानीय लोग व्यापारियों ने वीआईपी और उसके सुरक्षा कर्मियों की गिरफ्तारी की भी मांग की है। से परमिट लेके आ रही, कौन उनके पास कोई परमिट है वीआईपी का? आप मुझे दिखाइए परमिट है तो। फिर दूसरी बात, वो आपस में गुंडागर्दी करते हैं, गुंडागर्दी करके दुकानों में घुसते हैं। दुकानों में हमारे बहू बेटे हैं, ये किसी को चोट लग जाए, कोई गिर जाए, कोई पड़ जाए, कौन जिम्मेवार है? ये वीआईपी जिम्मेवार है? ये वीआईपी जिम्मेदार हैं इसके? ये मसूरी का शासन और प्रशासन
ये इस बात को क्यों नहीं देखता कि जो ये गाड़ियाँ कैसे अंदर आ रही हैं जब ये माल रोड बंद है। वहाँ गेट लगा दिए, वहाँ गेट लगा दिए, वहाँ गेट लगा दिए, और गेट लगाने से फायदा क्या हुआ? VIP जो हल्ला करते हुए, टी करते हुए माल रोड पे सीधे जा रहे हैं, चाहे कोई आगे बच्चा है, बड़ा है, उन्हें कोई परवाह नहीं। और लोकल के लिए नियम बनाए जा रहे हैं। लोकल के लिए नियम ऐसे बना दिए कि लोकल गाड़ी एक नहीं आएगी अंदर। वहाँ गेट पे भी, वहाँ गेट पर सभा करते हैं कि नहीं जाएगी, तो VIP कैसे जा रही? भाई साहब बताइए, VIP किसने बनाई? VIP हमने तो बनाया। बिल्कुल। अरे हमें ही मार रही है, तो ये कोई बात नहीं है। तो अब आप कार्रवाई क्या मांग रहे हैं? मैं कार्रवाई मांग रहा हूँ कि इनको इसको कानून व्यवस्था ठीक करी जाए। मारपीट हुई, बात यह है कि चलो मॉब में हो गया उनसे, उनको नहीं मालूम था कि इस तरह उनको हैंडल किया जाएगा। पर अगर घटना के 1 घंटे बाद भी एक VIP माल रोड पर, जहाँ पर दोनों बैरियर लगे हैं, अगर पुलिस के हाथ में नहीं आ रहा तो फिर तो बेकार है शहर में रहना। मॉब, हल्ला, गाड़ी, मारपीट, गाली गलौज, ये सब मसूरी का कल्चर नहीं है। मसूरी का कल्चर सिर्फ हम ये इतना कह रहे हैं कि पुलिस उनको सामने रखकर जो थाना, जो कोतवाली, जो चौकी जहाँ पुलिस कंफर्टेबल, उनको सिर्फ ये बता दें कि वाकई जो उसने मुझसे पूछा था कि ये शहर मेरे पिताजी का नहीं है, तो उसको ये बता दिया जाए कि ये शहर हमारा ही है, वाकई ये शहर हमारे बाप का ही है। वो यहाँ मेहमान की तरह घूमे तो अच्छी बात है, नहीं तो मसूरी शहर इस तरह के क्राउड को कैटर करने की बारिश में थी कि वाहन जो है मॉल रोड से इससे पहले से तरफ आ रहे थे। रास्ते में स्थानीय व्यापारियों के साथ किसी मुद्दे को लेकर उनके जो है आपस में नोकझोंक की लड़ाई झगड़ा हुआ, और ये लड़ाई झगड़ा बढ़ गया, और फिर जाकर मौके पर जाकर पुलिस के द्वारा शांति व्यवस्था स्थापित नहीं। पुलिस के द्वारा किसी के बचाने की कोशिश नहीं की जा रही, बल्कि पुलिस के द्वारा तथ्यों का और जो हमारे सामने पॉइंट्स है उनका परीक्षण किया जा रहा है। जब तथ्य और पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे उसके बाद पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। इस बात का आश्वासन मेरे द्वारा व्यापार मंडल को दिया जा चुका है। जो है 5 बजे के बाद बैरियर बंद होने के बाद में नगर पालिका बैरियर से किस तरह से लोग आए, इसकी भी संबंधित विभाग के द्वारा जांच की जानी चाहिए, मेरा ये है। लेकिन वर्तमान अभी हमारा जो कंसर्न है वो ये है कि यहाँ पर जो है जो चीज़ें हैं वो कंट्रोल में जो आई हुई है कंट्रोल में ही रहे, और जो आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनके खिलाफ। पर यहाँ पर कितने लोग थे सर? क्योंकि आपने कुछ लोगों को मेडिकल करने के लिए भी भेजा है, वो कितने लोग थे और कौन लोग, माने किसका नाम आ रहा है निकल कर? प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि मौके पर 10 से 11 लोग थे, और कई अन्य लोगों का भी नाम लिया गया था। लेकिन मौके पर जब पुलिस वहाँ पहुंची तो 4 से 5 लोग हमारे उसमें आए हैं, तो उन 5 लोगों को मेडिकल के लिए भेज दिया गया है। उनके बयानों के बेसिस पर वीडियो को देख करके और बयानों के आधार पर अन्य जो लोग थे। उत्तराखंड के सितारगंज बेगुल डैम की भूमि में लंबे समय से बसे ग्रामीणों ने सीएम से मालिकाना हक दिए जाने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि डैम की इसके साथ ही भूमि में आधा दर्जन से अधिक गांव बसे हुए हैं, जिनमें लाखों की आबादी निवास करती है, लेकिन उन्हें अभी तक भूमि में खेतीबाड़ी के बावजूद भी स्वामित्व का अधिकार नहीं दिया गया है। ग्रामीणों ने एसडीएम को बताया कि बेगुल जलाशय के निर्माण के दौरान सरकार ने कुछ भूमि और साथ ही वन व राजस्व से अधिग्रहित की है, और जिससे ग्रामीणों को बसाया गया है। इस कारण ग्रामीण 6 दशक से अधिक समय से जलाशय की निष्प्रयोजित भूमि में खेतीबाड़ी करते आ रहे हैं। ग्रामीणों को सरकार ने उस भूमि पर वोटर कार्ड और साथ ही राशन कार्ड, सड़क, स्कूल व स्वास्थ्य तमाम तरह की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई हैं। इसके अलावा 6 गांव को ग्राम सभा का दर्जा भी प्राप्त है, लेकिन ग्रामीणों को अभी मालिकाना हक नहीं मिला है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।